एक समय की बात है, काफी घना जंगल था। उस जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी काफी चिंतित थे क्योंकि उन सब ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। इसीलिए रोजाना सभी पक्षी सुबह सुबह उठकर अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने जाते थे। चलो भाई चलो, बारिश का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियां ढूंढ लेता हूँ, वरना सभी पक्षी मजबूत लकड़ियां ढूंढकर सारी लकड़ियां खत्म कर देंगे। चलो भाई कालू कौवे, बहुत ही आराम कर लिया है। पूरी रात से सो ही रहा था, अब उठकर लकड़ियां ढूंढ लेता हूँ। चलो अब बारिश का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। अगर मैं लकड़ियां ढूंढने नहीं गया तो सभी पक्षी लकड़ियां ढूंढकर खत्म कर देंगे। अरे चलो भाई चलो मिट्ठू मियाँ, जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढने चलता हूँ। मस्त लकड़ियाँ ढूंढकर यहाँ पर अपना अच्छा सा घर बना लूंगा, फिर बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। रोजाना ही मैं लकड़ियाँ ढूंढने जाती हूँ, लेकिन इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ी थी, इसीलिए कोई मजबूत लकड़ी मिल ही नहीं रही है। ज्यादा गर्मी की वजह से सभी लकड़ियाँ गलकर खराब हो चुकी हैं। सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले में बच्चे दिए हुए हैं, उनको अपना अपना घर बनाने की बहुत ही जल्दी होगी। सभी पक्षी रोजाना की तरह आज भी लकड़ियाँ ढूंढने निकले होंगे। चलो मैं भी निकल जाती हूँ लकड़ियाँ ढूंढने। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ कबूतर भी लकड़ियाँ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अचानक एक जगह पर काफी सारी लकड़ियाँ दिखती हैं। अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। अभी तो मुझे ज्यादा देर भी नहीं हुई है और इतनी जल्दी ही लकड़ियाँ मिल गई। चलो अभी लकड़ियों को लेकर चला जाता हूँ और अपना घर बनाऊंगा। फिर वे कबूतर उन लकड़ियों से अपना घर बना लेता है और उसमें आराम से रहने लगता है। इसी तरह मिट्ठू तोता भी एक दिन उड़ता उड़ता लकड़ियाँ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक जगह पर कुछ लकड़ियाँ दिख जाती हैं। चलो अब आखिरकार आज भी मुझे लकड़ियाँ मिल ही गई हैं। अब इन लकड़ियों को ले जाकर मैं भी अपना घर बना सकूंगा। फिर मिट्ठू तोता भी उन लकड़ियों को अपने घोंसले में ले जाकर वहाँ पर अपना घर बना लेता है और उसमें रहने लगता है। फिर एक दिन मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही अपना अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं। अरे कितनी देर हो गई है, लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही है। बारिश तो किसी भी दिन हो सकती है, मैं क्या करूँगी। तभी मीनू चिड़िया को अचानक एक जगह पर काफी सारी लकड़ियाँ दिख जाती हैं। अरे वाह, चलो आज मुझे लकड़ियाँ मिल गई हैं। अब इन लकड़ियों को उठाकर अपना घर बनाऊंगी मैं। इतना कहकर मीनू चिड़िया उन लकड़ियों के पास जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी काफी देर से लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, पर उसे लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। अरे भाई अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में कभी भी नहीं करी है, जितनी मेहनत मुझे आज करनी पड़ रही है। अगर बारिश ना होती तो मैं ये कभी भी ना करता। तभी कालू कौवे की नजर मीनू चिड़िया पर पड़ती है। अरे मीनू चिड़िया को भी लकड़ियाँ मिल गई हैं। हर किसी पक्षी को लकड़ियाँ मिले ही जा रही हैं, पर मैं तो कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बारिश के वक्त मैं तो भीगता रहूंगा, मेरा घर ही नहीं बना होगा। मुझे अब अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तभी कालू कौवा एक योजना बनाता है। अरे हाँ, अब एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया से ये लकड़ियाँ जाकर छीन लेता हूँ। अगर ये ज्यादा कुछ कहेगी तो एक आध चोंच भी मार दूंगा इसको। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? ये लकड़ियाँ मैंने अभी ढूंढकर यहाँ पर रखी थी और तुम ये लकड़ियाँ ले जा रही हो। तुम्हें पता है चोरी करना कितनी गलत बात है, फिर भी तुम चोरी कर रही हो। अरे कालू कौवे, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये लकड़ियाँ तो अभी अभी मुझे मिली है, तुम झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम बहुत शातिर हो, तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही होंगी तो तुम मुझे बेवकूफ बनाकर लकड़ियाँ ले जाना चाहती हो। अरे चलो मीनू चिड़िया, अब अगर तुम्हें पता लग ही गया है तो लाओ अब ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं दूंगी। अरे मीनू चिड़िया, अगर तुम ये लकड़ियाँ मुझे नहीं दोगी तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी प्यार से समझा रहा हूँ, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। फिर मीनू चिड़िया वे लकड़ियाँ उस कालू कौवे को दे देती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब सभी पक्षियों ने अपना अपना घर मजबूत बना लिया था, लेकिन मीनू चिड़िया को लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी। इसी वजह से उसका घर अब तक ना बन पाया था। फिर एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है।
सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे होते हैं। मीनू चिड़िया का घर अब तक नहीं बना था, इसीलिए वे अब तक अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। मैं अब क्या करूं? बारिश शुरू हो गई है। इस तरह बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे अब कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी मीनू चिड़िया की नजर एक दरख्त पर पड़ती है, जो दरख्त बीच में से बिल्कुल ही खाली होता है। फिर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उस दरख्त के अंदर रख देती है। बस उस दरख्त के अंदर इतनी ही जगह थी कि उसके दोनों बच्चे आराम से उस दरख्त के अंदर आ गए थे। इसीलिए अब भी मीनू चिड़िया बारिश में ही भीग रही होती है। फिर पूरे एक दिन के बाद बारिश रुक जाती है। मीनू चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से काफी ज्यादा बीमार हो जाती है, इसीलिए वे उड़ती उड़ती उल्लू वैद जी के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया वहाँ जाकर देखती है तो उल्लू वैद जी एक बहुत ही बड़े किन्नू का घर बनाकर उसमें रह रहे होते हैं। मीनू चिड़िया भी उस किन्नू के घर में जाकर बैठ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत ही ज्यादा बीमार लग रही हो। हाँ उल्लू वैद जी, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। मीनू चिड़िया, मुझे तो लगता है कि तुम बारिश में बहुत ही ज्यादा भीगी हो, इसीलिए तुम बीमार हो गई हो। क्या तुमने इस बार अपना मजबूत घर नहीं बनाया था? हाँ उल्लू वैद जी, मैंने अपना घर इस बार नहीं बनाया था। मैंने बहुत लकड़ियाँ ढूंढी, पर फिर भी मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली थी, और बहुत ही मुश्किल से मुझे एक बार लकड़ियाँ मिल भी गई थी। लेकिन उस कालू कौवे ने अपने शातिरपन से मुझसे वो लकड़ियाँ छीन ली थी, इसीलिए मैं कल पूरा दिन बारिश में भीगी हूँ। अरे मीनू चिड़िया, तुम एक काम करो, मेरे पास एक दवा वाला पानी है। तुम वे दवा वाला पानी किसी भी फल वाले पेड़ की जड़ों में डाल देना, तभी तुरंत ही उस पेड़ का कोई भी एक फल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर तुम उस फल को अंदर से खोखला करके उसे अपने घर की तरह बना लेना और उसमें ही पूरी बारिश गुजारना, जैसे मैंने ये अपना कीनू का घर बनाया हुआ है। तभी मीनू चिड़िया उल्लू वैद जी से पानी लेकर चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया वे पानी एक सेब के दरख्त की जड़ों में डाल देती है। तभी देखते ही देखते उस पेड़ का एक सेब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर मीनू चिड़िया उस सेब को खोखला करके उसे एक घर की तरह बना लेती है और उसमें रहने लगती है। अब अगले दिन फिर से बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि हवाओं से सभी पक्षियों के बने हुए घर भी उड़ जाते हैं। अब सभी पक्षी बारिश में बहुत ही ज्यादा भीग रहे होते हैं, पर मीनू चिड़िया तो आराम से अपने सेब के घर में रह रही होती है। फिर सभी पक्षी उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के पास जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुमने ये इतने बड़े सेब का घर कैसे बना लिया? हम सबके बने हुए घर तो हवा की वजह से उड़ गए हैं। अब हम सब पक्षी बारिश में भीग रहे हैं, हमें बताओ हम क्या करें? अरे हाँ मीनू चिड़िया, मुझे बताओ तुमने ये घर कैसे बनाया ताकि हम भी ऐसा ही घर बना लें। अरे इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सारा तो उल्लू वैद जी का कमाल है। उल्लू बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा दीजिए। वैद जी ने ही मुझे एक पानी दिया था, वो पानी मैंने इस सेब के पेड़ की जड़ों में डाल दिया था, तभी तुरंत ही ये पेड़ में ये बड़ा सेब उग गया था। फिर मैंने उस सेब को अपने घर की तरह बना लिया और उसमें रहने लगी। तुम सब भी उल्लू वैद जी के पास जाओ और वे पानी ले लो और अपना अपना घर बना लो। फिर सभी पक्षी उल्लू वैद जी के पास आ जाते हैं। अरे उल्लू वैद जी, आज बहुत ही तेज बारिश हो रही है, इसीलिए हम सब पक्षियों के घर भी उड़ गए हैं। अब हम सब बारिश में भीग रहे हैं। आपने मीनू चिड़िया को जो पानी दिया था वो ही हमें दे दीजिए ताकि हम भी अपना घर बना लें। ठीक है, मैं पानी दे देता हूँ, लेकिन मैं इस कालू कौवे को पानी नहीं दूंगा। ये कालू कौवा बहुत ही ज्यादा बुरा है। जब मीनू चिड़िया को लकड़ियाँ मिल गई थी तो इस कालू कौवे ने उससे वे लकड़ियाँ छीन ली थी और उन्हीं लकड़ियों से इसने अपना घर बना लिया था। तभी मीनू चिड़िया पूरे एक दिन बारिश में भीगी थी। अब ये भी बारिश में भीगेगा तभी इसे पता लगेगा। तुम सब ये पानी ले जाओ। फिर वे सब पक्षी वे पानी लेकर चले जाते हैं। अब सभी पक्षी अपने अपने फलों वाले घरों में रह रहे होते हैं और कालू कौवा एक दरख्त पर बैठा भीग रहा होता है। अभी कालू कौवे को समझ में आ जाती है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। उसने मीनू चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया था, इसीलिए आज उसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हर किसी के साथ अच्छा ही करना चाहिए।
दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही घने से जंगल की है, जिस जंगल में बहुत ही प्रकार के पक्षी रहते थे। उस जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। ठंडी बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई थी, इसीलिए सभी पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में रहते थे। उसी जंगल के बाजू वाले इलाके में सभी वैद्य जी रहते थे, जो सभी पक्षियों का बीमार होने पर इलाज करते थे। इसीलिए पूरे जंगल में किसी की भी तबीयत खराब होती थी तो वे उसी इलाके में उल्लू वैद्य जी के पास जाते थे। मीनू चिड़िया नन्हे सोनू चिड़े के साथ अपने ही छोटे से घर में रहती थी। जंगल में ठंड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया सोनू चिड़े का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी कि कहीं ठंड की वजह से वे बीमार न पड़ जाए। सोनू चिड़ी, मैं जब भी घर से बाहर दाना जमा करने जाऊँ तो तुम बाहर मत निकला करो। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। ठंड में तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, फिर क्या होगा? हाँ मम्मी, आप बाहर चले जाना, मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मुझे भी ठंडी बहुत ही ज्यादा लगती है, इसी वजह से मैं घर में ही रहूंगा। रोजाना मीनू चिड़िया ऐसे ही सोनू चिड़े को समझा बुझाकर अपना दाना जमा करने के लिए चली जाती थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी ही अपना दाना इसी तरह से जमा करते थे। अब पूरे जंगल में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर एक दिन उस जंगल में बहुत ही ज्यादा जोरों की बारिश शुरू हो गई। वे बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरे ही जंगल में अब बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। लेकिन इससे भी बुरा हाल उस दूसरे इलाके का था, जहाँ पर वे सारे वैद्य जी रहते थे। उस इलाके में बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। उस इलाके में किसी आम पक्षी का आना तो मुनासिब ही नहीं था, क्योंकि वे सारे वैद्य जी तो अपनी जड़ी बूटियों से अपना ध्यान रख सकते थे, लेकिन कोई नया पक्षी वहाँ पर नहीं आ सकता था। उस जंगल में ठंड बढ़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा पक्षियों के बच्चों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। लेकिन कोई भी पक्षी वैद्य जी के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उनके इलाके में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ गई थी। अरे ये क्या हो गया है? इस राजू कौवे की तबीयत खराब हो गई है और मैं उल्लू वैद्य जी के पास दवा लेने भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि उनके इलाके में तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। अगर मैं वहाँ तक गया तो रास्ते में ही मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा फंस गया हूँ। अगर इस राजू कौवे को वैद्य जी के पास नहीं लेकर गया तो इसकी तबीयत तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल ढूंढना ही पड़ेगा। इसी तरह पूरे ही जंगल में ज्यादातर पक्षियों के बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी। उसी समस्या को लेकर जंगल में एक चील सोच रही थी। अरे, ये ठंड बढ़ने की वजह से ये सब पक्षियों के बच्चे बीमार हो गए हैं और ये वैद्य जी के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है। क्यों ना मैं इसी मौके का फायदा उठाऊं। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक लकड़ी की बस तैयार करती हूँ, जिस बस में पक्षियों को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। उस बस में बिठाकर मैं उन पक्षियों को वैद्य जी के पास छोड़ के आऊंगी और बदले में उनसे वे सुनहरे दाने मांगूंगी। वे दाने बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन उन दानों को लाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वे दाने वहाँ पर हैं जहाँ बहुत सारे सांपों का इलाका है। उन सांपों से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन अब ये सब पक्षी मुझे खुद ही वे दाना ला कर देंगे। वे दाना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वे चील बहुत ही मेहनत करके एक लकड़ी की बस तैयार करती है और सभी पक्षियों को एक जगह पर जमा कर लेती है। और चील जी, ये क्या? ये आपने कैसे लकड़ी की बस बना दी है? हाँ चील, ये तो दिखने में बहुत ही अच्छी है। इसमें बैठने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा। तुमने ये क्यों बनाई है? हाँ चील जी, आखिर आपने ऐसी बस क्यों बनाई और आपने हम सब पक्षियों को यहाँ पर क्यों बुलवाया है? अरे पक्षियों, मैं तो तुम सबका भला ही सोच रही थी। तुम सबके भले के लिए ही मैंने ये बस बनाई है। मैंने देखा है ज्यादा ठंडी पड़ने के कारण तुम सबके बच्चे बीमार हो रहे हैं,
हैं, लेकिन तुम सब वैद्य जी के इलाके में नहीं जा सकते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है। इसीलिए मैंने ये बस बनाई है। इस बस में बैठकर किसी भी पक्षी को ठंडी नहीं लगती है। जिस पक्षी को भी वैद्य जी के इलाके में जाना होगा, मैं इस बस में उसे बिठाकर वैद्य जी के पास छोड़ दूंगी। अरे वाह वाह चील, तुम तो बहुत ही ज्यादा दयालु हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मेरे राजू कौवे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे जाना था वैद्य जी के पास। अरे हाँ हाँ चील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी जाना था वैद्य जी के पास। मेरे टोटू तोते की भी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। अरे वाह वाह चील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम सब पक्षियों के बारे में इतना कुछ सोचा। अरे इसमें सोचना क्या, लेकिन मेरी एक शर्त तो सुन लो तुम सब। हाँ हाँ चील जी, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है कि मुझे सुनहरे दाने बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। वो सुनहरे दाने जो सिर्फ सांपों के इलाके में ही मिलते हैं। उस इलाके में बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, लेकिन फिर भी मुझे वे दाने बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। इसीलिए जो पक्षी भी मुझे वे दाना देगा, मैं उसी को ही वैद्य जी के पास छोड़ कर आऊंगी। अगर दाना नहीं होगा तो मैं किसी पक्षी को इस बस में बैठने भी नहीं दूंगी। मिट्टू तोते और कालू कौवे के पास वे एक एक सुनहरा दाना पड़ा हुआ था। एक दिन मीनू चिड़िया के सोनू चिड़े की भी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। अरे ये क्या हो गया है? सोनू की तबीयत कितनी खराब हो गई है और मैं वैद्य जी के पास भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सुनहरा दाना नहीं है। उस चील ने मुझे साफ ही मना किया था कि अगर दाना नहीं होगा तो वे हमें बस में बैठने भी नहीं देगी। लेकिन क्या करूँ, मैं वे दाना लेने भी तो नहीं जा सकती हूँ। उस इलाके में बहुत ही ज्यादा खतरा है। चलो मैं जाकर ऐसे ही चील से मदद मांगती हूँ, क्या पता उसको मुझ पर दया आ जाए और वह मुझे अपनी बस में बैठा ले। फिर मीनू चिड़िया उस चील के पास आकर बैठ जाती है। कालू कौवा और मिट्टू तोता भी अपना दाना लेकर उस चील के पास आ गए थे। अरे कालू कौवे, मिट्टू तोते, तुम लोगों के पास ये सुनहरा दाना कहाँ से आया? क्या तुम लोग उस इलाके में गए थे? और नहीं नहीं मीनू चिड़िया, तुम क्या पागल हो? उस इलाके में कौन जाएगा? ये दाना तो बहुत ही पुराना है। ये दाना तो मेरे पिताजी लेकर आए थे। उस जमाने में उस इलाके में सांप नहीं थे, इसी वजह से ये दाना अब तक मेरे पास पड़ा है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मेरे पास भी ये दाना जभी से पड़ा हुआ है। ठीक है, तुम दोनों के दाने तो मैं ले लूंगी। लाओ मीनू, तुम भी अपना दाना दे दो ताकि मैं तुम सबको वैद्य जी के पास छोड़ के आ जाऊं। अरे चील जी, मुझे माफ कर दो, मेरे पास दाना नहीं है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, मेरी मदद करो। मुझे बगैर दाने के ही उल्लू वैद्य जी के पास ले चलो। नहीं मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। दाना नहीं होगा तो बस में बैठने भी नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगी। मीनू चिड़िया के बहुत ज्यादा बोलने पर भी वे चील मीनू चिड़िया को अपने साथ नहीं लेकर जाती और कालू कौवे और मिट्टू तोते को उस बस में बैठाकर वैद्यों के इलाके में ले जाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने घर में बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है। अरे सोनू, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया उस दाने को लेने के लिए सांपों के इलाके में चली जाती है। मीनू चिड़िया सांपों के इलाके में जमीन पर एक जगह बैठी होती है कि अचानक पीछे से एक सांप मीनू चिड़िया को डस लेता है। मीनू चिड़िया छत से उड़ती हुई एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया को वह सांप ठीक तरह से डस नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मीनू चिड़िया उस पेड़ पर ही बेहोश हो जाती है। मीनू चिड़िया बहुत ही ऊंचे दरख्त पर बेहोश हो गई थी, जिस दरख्त पर वह सांप नहीं पहुंच सकता था। दूसरी तरफ कालू कौवा वापस अपने घर में राजू कौवे के पास आ गया था। राजू कौवा वैद्य जी की दवाई खाकर सो गया था, लेकिन अब कालू कौवे को मीनू चिड़िया के बच्चे की भी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वे मीनू चिड़िया अपने बच्चे के लिए वैद्य जी के पास नहीं जा सकी। चलो मैं एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया के पास
पास जाकर उसकी हालचाल पूछता हूँ। यही सोचकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है। और सोनू बेटा, मीनू चिड़िया कहाँ पर गई है? कौवे अंकल पता नहीं वो कहाँ गई है, लेकिन मुझे कहकर गई थी कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है और वो नहीं आई है। मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। अरे तुम चिंता मत करो, वैसे ही तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मुझे पता है वह मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, कहीं वो उस दाने को लेने के लिए उस खतरनाक इलाके में ना चली गई हो, कहीं वो किसी खतरे में ना हो। मुझे उसको बचाना होगा, अगर वो वहाँ पर होगी तो मैं उसे यहाँ पर ले आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता हुआ सांपों के इलाके में जाता है। तभी उसे एक ऊंचे दरख्त पर मीनू चिड़िया दिखती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे मीनू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें तो सांप ने डस लिया है, अब मैं क्या करूं? इसे तो मैं वैद्य जी के पास भी नहीं लेकर जा सकता, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, उस चील के पास जाता हूँ। वह चील अपनी बस में मीनू चिड़िया को बिठाकर वैद्य जी के पास ले जाएगी। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को उस चील के पास लेकर आ जाता है। अरे चील जी, ये देखो, अगर तुम मीनू चिड़िया को अपने साथ ले जाती तो आज ये ना होता। वह तुम्हारे लिए सुनहरा दाना लेने के लिए सांपों के इलाके में गई थी और उसे सांप ने डस लिया। अब वो बेहोश है, हमें उसे वैद्य जी के पास ले जाना होगा। चील ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। अब वह मीनू चिड़िया को उस बस में बिठाकर वैद्य जी के पास ले जाती है। वैद्य जी मीनू चिड़िया की मरहम पट्टी करके उसे बिल्कुल ठीक ठाक कर देते हैं और मीनू चिड़िया को सोनू चिड़े के लिए भी कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। अब मीनू चिड़िया वापस आकर सोनू चिड़े को वे दवा खिला देती है और सोनू चिड़ा भी कुछ दिनों में बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब वे चील सभी पक्षियों को मुफ्त में ही इधर से उधर छोड़ दिया करती थी। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा दीजिए।